बनारस का नाम यूजुअली आपके माइंड में कब आता है? जब आप किसी धार्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे हो, महादेव के बारे में ध्यान कर रहे हैं। पर एक ऐसा केस इस पवित्र भूमि से आता है जो कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। यहां पर बैचमेट्स इन्वॉल्व हैं, इंस्टाग्राम के कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, महिला के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स तक इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में 19 साल की लड़की का गैंगरेप किया गया है 23 लड़कों के द्वारा 4 दिन तक। 29 मार्च से लेकर अगर हम बात करें तो ये मामला चलता है आपके 4 अप्रैल तक। 19 साल की एक युवती 29 मार्च को अपनी सहेली से मिलकर जब वापस आ रही थी, तब ही राज विश्वकर्मा नाम के लड़के ने इन्हें रास्ते में रोका और कुछ और लड़कों के साथ मिलकर इनके साथ दुष्कर्म किया। और इसी तरह से अलग अलग लड़कों का ग्रुप आता गया और इन्हें डिफरेंट प्लेसेस ले जाता गया और गैंगरेप करता रहा। इन टोटल 23 आदमी थे और ऐसा लग रहा था मानो इनकी आपस में कुछ कॉन्स्पिरेसी हो कि किस तरीके से कौन कब आने वाला है, किस तरीके से कौन रेप करने वाला है। सभी कुछ प्री प्लान्ड 23 आदमियों के द्वारा, जिनमें से 12 लड़के इस लड़की के अक्वेंटेंसेस थे, यानी कि जान पहचान वाले थे। कुछ लोग क्लासमेट्स थे तो कुछ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स थे। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा पुरोहित और मैं वेलकम करती हूं आपका स्टडी IQ जुडिशरी के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के अगेंस्ट उन ऑफेंसेस के बारे में जो पिछले बस 1 हफ्ते में हुए हैं देश में और मीडिया में, जिन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। और इसे डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे इससे जुड़े कानून के बारे में भी। इस विषय पर बात करना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है कंसिडरिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाराणसी के केस के बारे में, इससे दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या महिला अपने मेल फ्रेंड्स पर विश्वास कर सकती है क्या, और क्या सोशल मीडिया पे सब कुछ शेयर करना आज के समय में सही है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे महिला के द्वारा एक स्टोरी शेयर की गई थी अपनी लोकेशन के बारे में कि मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, और जिसके बाद में हम नोटिस करते हैं कि इनके अक्वेंटेंसेस की बात कर लो या इनके फॉलोअर्स की बात कर लो, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका पीछा करते करते, इनका लोकेशन ट्रैक करते करते इनके साथ में ये दुष्कर्म करते हैं। तो समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं सतर्कता शायद क्या शेयर कर रहे हैं क्या नहीं शेयर कर रहे हैं उस मामले में भी करनी होगी। कहीं ना कहीं सतर्कता इस चीज पर भी करनी होगी कि किसे अपने फॉलोअर की लिस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है। खैर, ये तो वाराणसी के रेप केस के बारे में बात हुई। एक और किस्से के बारे में बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट करते वक्त ये रिमार्क पास किया जाता है कि कैसे महिला ने खुद पर अपने ऊपर रेप इनवाइट किया अपनी हरकतों से ही। यहां पे भी युवती जो थी 19-20 साल की ही थी और दोष इसका ये था कि अपने लड़के दोस्तों पर विश्वास करके उनके साथ पार्टी करने चली गई थी। अगर हम इस पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में बात करें या इस पर्टिकुलर मामले के बारे में बात करें या इलाहाबाद हाईकोर्ट के ओबिटर डिक्टम के बारे में बात करें तो हर जगह पे इनसेंसिटिविटी ही नजर आती है। जो महिला थी इस पर्टिकुलर केस में वो नोएडा यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और नोएडा में पार्टी करने गई थी, जहां पे काफी सारे फ्रेंड्स भी शामिल थे और कुछ लड़के भी दोस्त थे। यहाँ पे इन्हीं दोस्तों में से एक लड़के के द्वारा कहा जाता है कि किस तरीके से पार्टी के बाद में वो उसे ड्रॉप कर देगा, और जब महिला ट्रस्ट करती है कि ठीक है मुझे सेफली ड्रॉप कर देगा, तो उसके बाद में हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे रेप कमिट किया जाता है इस लड़के के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे कोई भी प्रकार की सेंसिटिविटी नजर नहीं आती है। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के द्वारा कहा जाता है कि आप ही ने अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं इन्वाइट किया और ये युवक को तुरंत ही बेल मिल जाती है। शायद इस देश में महिलाओं को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, अपने दोस्तों पर नहीं करना चाहिए विश्वास, लेकिन क्या यहाँ विश्वास किया जा सकता है अपने डॉक्टर पर या हॉस्पिटल कर्मियों पर? तो केरला में एक एम्बुलेंस ड्राइवर को कन्विक्ट किया जाता है कि उन्होंने 2020 में एक कोविड-19 की पेशेंट के साथ रेप किया। इस युवती की उम्र 18 साल की थी। कोविड उस वक्त इतना ज्यादा सीवियर था इन्हें कि भागना छोड़िए, इनके गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अगर हम इस केस की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसने वहां पे महिला की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया कहीं ना कहीं, जिस पर ट्रस्ट किया गया था, जिस युवक पे ट्रस्ट किया गया था कि ये सेफली यहाँ पर इन्हें कोविड सेंटर पे ड्रॉप करेंगे। वो एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं और उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एविडेंस क्या था, कैसे आप रिलाई कर रहे हो कि ये जो महिला क्लेम कर रही है वो सच है या नहीं है, तो ये दुष्कर्म करने के बाद में ये एम्बुलेंस ड्राइवर उससे माफी मांगने लगता है और महिला यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती है उसकी अपॉलॉजी को, जो कि आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस बनता है और उसे कन्विक्शन भी किया जाता है इस युवक को। खैर, अगर हॉस्पिटल स्टाफ पर नहीं तो पुलिस पर तो विश्वास किया जा सकता होगा, लेकिन और थोड़े दिन पहले जाते हैं तो समझ में आता है कि तमिलनाडु में एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रेप सर्वाइवर कंप्लेन दर्ज करवाने आई थी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट भी किया जाता है।
तो पुलिस पर भी ट्रस्ट कंप्लीटली नहीं किया जा सकता है। वो पुलिस जिस पे आप कहीं ना कहीं रिलाय करते हैं कि ये तो हमें इंसाफ देंगी या ये हमें प्रोटेक्ट करेंगी। और भी इस प्रकार के कम से कम 50 मामले हैं जो सभी महज एक हफ्ते पुराने हैं। कुछ टाइम पहले और देखें तो एक पिता ने अपनी माइनर डॉटर के साथ रेप कमिट किया है, और थोड़ा पहले जाएं तो एक भाई ने भी अपनी बहन के साथ रेप कमिट किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या यहाँ पे कानून में प्रॉब्लम है? क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है? या पूरा के पूरा समाज ही जिस ढांचे पर खड़ा है कहीं ना कहीं उसी में कमी है? अगर हम बात करते हैं कानून की, तो संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है स्पेशल लॉज बनाने की, कि आप महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। ये पावर स्टेट को इस वजह से दी है क्योंकि चिल्ड्रन एंड वुमेन आर वल्नरेबल ग्रुप्स, और उनको प्रोटेक्शन की खास तौर पर रिक्वायरमेंट होगी, और इस पावर का यूज करते हुए स्पेशल लॉज बनाए भी गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 का, जिसे हम पॉश एक्ट भी कहते हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, इत्यादि काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे स्पेशल लॉज फॉर वुमेन के लिए। स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन भी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। उसके भी काफी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे कि जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट वगैरह। हालांकि अगर हम बात करते हैं रेप लॉज की और इन्हें देखते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में, तो सेक्शन 63 बीएनएस का डिफाइन करता है रेप को। अगर कोई भी आदमी महिला की कंसेंट के बिना, उसकी कंसेंट के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है महिला के साथ, तो ये रेप का मामला बनता है। और अगर हम बोले कि कंसेंट क्या है, तो कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 28 ऑफ बीएनएस में, जो कि बताता है कि कोई भी कंसेंट जो कि फियर ऑफ इंजरी की वजह से दे रखा हो, या कोई भी कंसेंट जो कह सकते हैं कि बंदूक की नोक पे दिया गया हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से दिया गया हो, कोई फॉल्स प्रॉमिस की वजह से दिया गया हो, या फिर फ्रॉड की वजह से दिया गया हो, वो कंसेंट होता ही नहीं है। तो कंसेंट हैज टू बी फ्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि पहले आईपीसी में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेसिस पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता था, उसे भी रेप की कैटेगरी में रखा जाता था। हालांकि बीएनएस ने उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाया, सेक्शन नंबर 69, जो कि कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठा वादा करता है शादी का और इसके बेसिस पे कंसेंट ऑब्टेन करता है, या झूठा वादा करता है जॉब का या उसके प्रमोशन का और इसके बेसिस पे कंसेंट ऑब्टेन करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो ये रेप तो नहीं होगा, लेकिन ये एक अलग से ऑफेंस बनेगा सेक्शन नंबर 69 के अंडर, और इसके लिए सजा मिल सकती है 10 साल तक की। अगर हम बात करते हैं वाराणसी गैंग रेप की या फिर इस प्रकार के जो मामले हमने देखे हैं, तो गैंग रेप के लिए अलग से पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 70 के अंदर, जो कि डिफाइन करता है गैंग रेप को और पनिशमेंट भी बताता है। अगर एक महिला का रेप किया जाता है एक से ज्यादा पर्संस के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अच्छा कॉमन इंटेंशन यहाँ पे मस्ट है, तो गैंग रेप की कैटेगरी में फॉल कर सकता है और सजा मिल सकती है यहाँ पे आजीवन कारावास की या फिर डेथ पेनल्टी की। एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे आजीवन कारावास मिलेगा या डेथ पेनल्टी मिलेगी, ये डिटरमाइन कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड किया जाता है आपके जज के द्वारा, और ये चीज जज आर्बिट्रली डिसाइड नहीं करता है, जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए, डिस्क्रिशन की पावर इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करता है। और इसको डिसाइड करते टाइम कोर्ट को या जज को ध्यान में रखना है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, जो कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बताई गई थी, कि जो भी केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता है, ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा हीनियस है, जिसको सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आपका मानवता पर से विश्वास उठ जाए, वो केस कहीं ना कहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है क्या नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए आप अग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं, और उसके बाद में जज के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल करता है या नहीं करता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आजीवन कारावास या लाइफ इंप्रिजनमेंट एक जनरल रूल है और डेथ पेनल्टी एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि डेथ पेनल्टी केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर या एक्सेप्शनल मामलों के अंदर ही दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर महिला को आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद में अरेस्ट नहीं कर सकता है, ना ही बिफोर सनराइज यानी कि सूर्योदय से पहले। ये अरेस्ट प्रोसीजर में महिला पुलिस ऑफिसर का भी होना, प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब इंश्योर किया गया महिला की सेफ्टी के लिए, और कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा कस्टोडियल वायलेंस कमिट होता है या पुलिस के द्वारा भी काफी बार ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले सामने आए हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सभी कानून के अलावा अगर अर्जेंसी के दौरान यू हैव टू कॉल फॉर सेफ्टी, तो द नंबर इज 181। अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्लेंट की या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कानून की या फिर अर्जेंट नंबर्स की, लेकिन ये सब सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि कानून बहुत सालों से चले आ रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स भी काफी समय से हैं ही।
पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया लास्ट हफ्ते ही देखिए कि वो मामले जो कि मीडिया के द्वारा हाईलाइट हुए हैं या फिर देश में बताए जा रहे हैं हम लोगों को, वही 50 से ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा ऐसे कितने मामले होंगे जो कि दब गए होंगे, जो मीडिया सेंसेशन नहीं बने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कानून या फिर हेल्पलाइन नंबर तो सोल्यूशन है नहीं। सोल्यूशन एक प्रकार से हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में, सोल्यूशन हो सकता है एक प्रकार से परवरिश में, सोल्यूशन हो सकता है एक तरीके से पूरे के पूरे ढांचे को बदलने में। हालांकि आपके अनुसार क्या कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीजें सॉल्व हो सकें। एक तरफ जहां पे हमें नजर आता है कि फेक केस भी दर्ज हो रहे हैं पुरुषों के अगेंस्ट, अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी इस पर कार्रवाई ली गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी दी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि जो रियल एक्चुअल केसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई पर ही है, मतलब उसमें भी कोई कमी नहीं हो रही है। तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए कि लॉज भी स्ट्रिक्ट रहे, उनका इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो, एट द सेम टाइम फेक केसेस भी इस तरीके से ना बढ़े। आपका जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताएं। और इसके अलावा स्टडी IQ जुडिशरी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।